लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ाई की थी। ठीक है, अभी आज हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोगों का वो सेक्शन फार्मूला रहेगा। तो सेक्शन फार्मूला का बहुत ही सिंपल सा है। अगर मैं आपको फार्मूला बता दूं, आप वैल्यूज़ पुट करोगे, जल्दी जल्दी अपना आंसर निकाल लोगे और कुछ भी नहीं। लेकिन फार्मूला पुटिंग, ठीक है, या वैल्यू पुटिंग वाला जो काम है उसको करने से पहले हम एक काम कर लेते हैं कि सेक्शन फार्मूला डिराइव कैसे होता है वो वाली चीज़ समझ लेते हैं। दो तरीके के आपके सेक्शन फार्मूला होते हैं, एक एक्सटर्नल के लिए और एक होता है आपके इंटरनल के लिए। लेकिन आपको एक्सटर्नल वाला जो सेक्शन फार्मूला है वो पढ़ना ही नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंटरनल वाला पार्ट है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो इंटरनल वाले पार्ट में अपना ध्यान लगाना है। अच्छा, तो पहली बात तो समझो कि ये सेक्शन का मतलब क्या होता है। तो जस्ट इमेजिन आप लोगों को दो पॉइंट्स दिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लिए और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में मैंने क्या कर दिया है, एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो उससे हमें टेंशन नहीं लेनी है कि वो लाइन ड्रॉ कर दी तो क्या हो गया, ए पॉइंट ये बी पॉइंट। अच्छा, अब इस ए और बी के बीच में मैंने एक पॉइंट ड्रॉप कर दिया। लेट्स से ये पॉइंट मैंने ड्रॉप कर दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने पॉइंट एकदम मिड पॉइंट में ड्रॉप किया है, मैंने बस एक पॉइंट ड्रॉप किया है। ठीक है, वो मिड में है, 1/3 में है, 1/4 में है, 1/5 में है, ये सब फालतू की चकचक नहीं, बस है वो पॉइंट, मतलब वो पॉइंट है। तो होता कैसा है कि लेट्स से ये पॉइंट है आपका पी। तो इस पॉइंट पी की वजह से आपके पास ये क्या क्रिएट हो गया, एक डिस्टेंस ए पी क्रिएट हो गया। और इस पॉइंट पी की वजह से इधर पे एक और डिस्टेंस क्रिएट हो गया, दैट इज़ व्हाट, बी पी क्रिएट हो गया। तो इस पॉइंट पी ने क्या किया, आपकी जो सेगमेंट थी ए बी उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया उसने ए बी को कुछ पार्ट्स में। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, बस मैं इतना कह रही हूँ कि उसने उसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये जो डिवीजन होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का, दिस डिवीजन इज नोन एज आप लोगों का व्हाट, सेक्शन। और इसी डिवीजन का क्या फॉर्मूला बैठेगा, वी विल लर्न एंड दैट विल बी नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, वही वाली चीज़ आप लोगों की क्या कहलाएगी, सेक्शन फॉर्मूला। अब क्योंकि ये जो पॉइंट पी है उन दोनों लाइन सेगमेंट्स के अंदर की तरफ है, ठीक है, ए और बी पॉइंट्स के बीच में कहीं है वो आपका क्या नाम है, आपका वो पॉइंट पी। तो इस टाइप का जो डिवीजन होता है, दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज आप लोगों का व्हाट, इंटरनल डिवीजन। इसे कौन सा डिवीजन कहेंगे, इंटरनल। नो, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सटर्नल डिवीजन। जैसे अगर ये वही पॉइंट ए होता और इमेजिन करते हैं ये सर्टेन डिस्टेंस बी पे होता, ये दूसरा पॉइंट बी है, और अगर कोई एक दूसरा पॉइंट पी बी से कुछ डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है, तो अभी ये पॉइंट पी क्या उन पहले के मौजूद पॉइंट ए और पहले से मौजूद पॉइंट बी के बीच में लाई कर रहा है क्या, नहीं। ये पॉइंट पी आप लोगों का आउटसाइड है, किसके आउटसाइड है, आउटसाइड पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बाहर की तरफ है। क्योंकि ये पॉइंट आप लोगों का ए और बी में बाहर की तरफ है, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज एक्सटर्नल। तो पहले तो पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल किसे कहते हैं, इंटरनल किसे कहते हैं, राइट। अच्छा, उसके अलावा अभी हमें क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ इंटरनल डिवीजन पढ़ना है। तो इंटरनल डिवीजन में क्या होगा, आपको किसी भी लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स दिए होंगे, या फिर हो सकता है आपको ये ए दे दे, ये पी दे दे और आपको बी ढूंढे। मतलब इस ए पी बी में से कोई दो पार्ट गिवन होंगे और एक पार्ट आप लोगों के टू फाइन का होगा। तो बात की टेंशन है, बट फिलहाल हम लोग अपना डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव कैसे, सेक्शन फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं इस चीज़ पे ध्यान लगाते हैं। तो अभी जो तुम लोगों के पास जो चीज़ है, ठीक है, वो कैसा है, आप लोगों को इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी लगेगी। सिमिलैरिटी चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, इन शॉर्ट में वो जो प्रॉपर्टी लगने वाली है सिमिलैरिटी में, वो वाला जो प्रॉपर्टी है वो आपको समझा देती हूँ। वो जैसे ही प्रॉपर्टी तुम्हें समझ में आ जाएगी, तुम फटाफट उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना और तुम्हारा आंसर या फिर सेक्शन फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कैसा है, पहले हम लोग सीखते हैं। एक लेट्स इमेजिन आपके पास तीन पैरेलल लाइंस है। ठीक है, आप लोगों के पास मान लेते हैं तीन पैरेलल लाइंस है। तो उन तीन पैरेलल लाइंस में दो ट्रांसवर्सल है। ये पहली पैरेलल लाइन, ये मान लो दूसरी पैरेलल लाइन, और इसके बाद मान लेते हैं ये वाला आपका तीसरी पैरेलल लाइन। उसके बाद ये आप लोगों की ट्रांसवर्सल है। मान लेते हैं इसने इंटरसेप्ट ए पॉइंट पे किया है, बी पॉइंट पे किया है और सी पॉइंट पे किया है। ये आपकी दूसरी पैरेलल लाइन है, इसने इंटरसेप्ट मान लेते हैं डी पॉइंट पे किया है, ई पॉइंट पे किया है और एफ पॉइंट पे किया है।
अभी मुझे तुम लोगों को सिर्फ ये प्रॉपर्टी यहाँ पर, वैसे तो हम लोग इसको क्लास में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे सिमिलैरिटी के तब तो कर चुके हैं, लेकिन राइट नाउ मैं अभी तुम लोगों को यहाँ पर क्या कहते हैं पूरा गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन वगैरह, ठीक है, नहीं लिखवा रही हूँ। यहाँ पे मैं तुम लोगों को डायरेक्ट क्या कर रही हूँ, प्रॉपर्टी कैसे है वो निकाल के दिखा रही हूँ, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग अपने आगे का सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। तो अभी काम करते हैं, यहाँ बीच में से ना एक अपन लोग ये इस तरीके से एक लाइन खींच देते हैं सच दैट कि वो इस पॉइंट पे आके क्या कर रहा है, उसको कट कर रहा है, लेट दिस पॉइंट बी क्यू। अब ये जो आपका ट्राइंगल क्रिएट हुआ है, इसका रेड कलर का हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये जो रेड कलर का आपका ट्राइंगल है, इस रेड कलर के ट्राइंगल में आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखें कि यहाँ पे क्या हम लोग बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। ये जो रेड वाला ट्राइंगल है इसमें बीपीटी लगा सकते हैं। अब जिनको याद होगा कि बीपीटी वगैरह क्या होती है उन लोगों के लिए बहुत आसान जा रहा होगा, और जिनके लिए आसान नहीं जा रहा, जिनको याद ही नहीं बीपीटी क्या होती है, तो ऐसे लोग शांति से अपना फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाले काम के लिए ही, ठीक है, क्या कर दो, रट्टा मारना शुरू कर दो, ठीक है। वो क्या और क्या कर सकते हो, और तो कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बीपीटी लगाई तो बीपीटी से क्या आ गया, ए बी अपॉन में बी सी इक्वल टू में कितना आ गया, ए क्यू अपॉन में क्यू एफ। ये मैंने बीपीटी से लगाया, ठीक है, बाय बीपीटी। चलो डन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक और ट्राइंगल भी तो क्रिएट हो रहा है, इसको हम लोग अपना येलो ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये जो येलो ट्राइंगल है, क्या इसमें भी बीपीटी लगाई जा सकती है? ऑब्वियसली इसमें भी बीपीटी लगाई जा सकती है। इसमें हम लोग क्यों बीपीटी नहीं लगाएंगे, इसमें भी आराम से बीपीटी लगेगी। तो अप्लाई करो, इसमें बीपीटी, इसमें बीपीटी लगाओ। तो इसमें जब मैं बीपीटी लगाने गई तो ये हो गया ए क्यू अपॉन में क्यू एफ इक्वल टू डी ई अपॉन में ई एफ। अब मेरे पास यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या तुम्हें लगता है फ्रॉम 1 एंड 2 तुम्हें देखकर क्या लगता है कि दोनों इक्वेशंस में ए क्यू अपॉन क्यू एफ कॉमन है, मतलब सेम है। तो यहाँ पे हम क्या ये लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ लिख सकते हैं। यानी कि इससे हमें सीख क्या मिलती है कि कल को अगर आपको कोई 3 पैरेलल लाइन दी हुई है और इन 3 पैरेलल लाइंस पे ये 2 ट्रांसवर्सल ने आके उनको इंटरसेप्ट कर दिया, तो जो पहली पैरेलल लाइन होगी उसका मान लेते हैं इंटरसेप्ट मैंने ऐसा लिख दिया, और दूसरी वाली जो ट्रांसवर्सल है उसके इंटरसेप्ट मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिए। तो इन इंटरसेप्ट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, इन इंटरसेप्ट्स का रिलेशनशिप आपस में ये होता है कि ये जो पी क्यू है, ठीक है, अपॉन में किसके रहेगा, क्यू आर के रहेगा, और ये रेशियो जो भी आएगा वो इक्वल होगा किसके, एम एन अपॉन एन आर के। ये इस तरीके से चलेगा। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये वाला पार्ट, ये ऊपर डिराइव किया। ऊपर कैसे डिराइव किया, बीपीटी थ्योरम से डिवाइड किया। यानी कि जब भी एक मिनट सॉरी, जब भी आप लोगों के पास 3 पैरेलल लाइंस हैं और उनमें आपको इस तरीके का इंटरसेप्ट दिख रहा है, तो वो जो इंटरसेप्ट का रेशियो होगा सेम साइड और ट्रांसवर्सल का, ठीक है, वो दूसरी वाली ट्रांसवर्सल के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे एक और तरीके से इसको समझते हैं, मान लेते हैं आपके पास ये 3 पैरेलल लाइंस है, पहली, दूसरी और ये तीसरी। पहली वाली जो पैरेलल लाइन है, दूसरी वाली जो पैरेलल लाइन है, तीसरी वाली पैरेलल लाइन है, इनको ऊपर से ये एक इंटरसेप्ट हमने कट करा दिया। लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी पी, दिस पॉइंट बी बी, ठीक है। नीचे वाली जो आप लोगों की पैरेलल लाइंस हैं, इन लोगों को भी एक आपकी इंटरसेप्ट आई, कट मार के चली गई, सॉरी ट्रांसवर्सल आई, कट मार के चली गई, सी क्यू और ये डी। अब कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ यहाँ पे इंटरसेप्ट के बीच का रिलेशनशिप क्या है, तुम तपाक से मुंह खोल के बोलना, इस ए पी का रेशियो किसके साथ, बी पी के साथ इक्वल होगा किसके, इस सी क्यू का रेशियो किसके साथ, क्यू डी के साथ। कैसे आई है ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चलो अब हम लोग आते हैं अपने सेक्शन फॉर्मूला को डिराइव करने में। कभी भी कोई भी इंसान तुमसे सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं पूछने वाला है, जस्ट तुम्हें समझ में आए, इसीलिए ये कैसे चीज़ें हो रही हैं इसलिए बताया गया है। तो इमेजिन करते हैं हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू। इस लाइन सेगमेंट पी क्यू को एक पॉइंट आया आर, उस पॉइंट ने आर ने इसको तोड़ दिया। अब हो सकता है दोनों इक्वल पार्ट में टूटे, हो सकता है 1/3 के रेशियो में टूटे, हो सकता है 1/5 के रेशियो में टूटे, हो सकता है 1/6 के रेशियो में टूटे, कैसे भी टूट सकते हैं बराबर। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे पी आर का और आपका आर क्यू का रेशियो क्या है, मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि पी आर और आर क्यू का जो रेशियो है वो कितना है, m/n, कितना है वो m/n, ठीक है। यानी कि जो पॉइंट आर है उसने आपका पी आर साइड और वर्सेस आर क्यू साइड को किस रेशियो में डिवाइड किया,
RM बाय N के रेशियो में डिवाइड किया है। ठीक है, कर दिया है। अब आगे क्या करते हैं, तो अब मुझे बहुत ही सिंपल सा हमारा लॉजिक है, उस लॉजिक को हम लोग देखते हैं कि एक काम करो, आप ना ग्राफ पेपर पे एक वाई एक्सिस को ड्रॉ करो। ये हो गया आपका ग्राफ पेपर, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे एक्स एक्सिस की नीड पड़ेगी, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अब एक काम करते हैं, हम लोग 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, या फिर कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, तो मान लेते हैं ये मैंने अपनी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये है आप लोगों की लाइन सेगमेंट। इसका नाम मैंने क्या रखा, ए, और ये बी। अच्छा, अब इस ए बी को इस पॉइंट पी ने आके तोड़ दिया। ठीक है, मतलब पॉइंट पी ने उसके क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। किस रेशियो में किए, मान लो m/n के रेशियो में किए। ये वाला पार्ट m, ये वाला पार्ट n, रेशियो की बात हो रही है, यानी कि AP अपॉन में PB, इस चीज़ का रेशियो कितना दिया है आपको, m/n दिया हुआ है। ओके, अब इसके आगे क्या प्रवचन करना है, बहुत सिंपल सा पार्ट है। देखो, ए के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2। हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स को ऐसे ही लेना, और जो बीच वाला पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ x, y। अब एक काम करो, इस पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो नीचे। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया नीचे। अब मैं जो ये परपेंडिकुलर जो नीचे ड्रॉप कर रही हूँ, वैसे ही इसी पॉइंट पी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो नीचे। वैसे ही इस पॉइंट बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो नीचे। अब ये कहाँ पे जा रहा है, परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस मिले, लेट दिस बी सी, लेट दिस बी क्यू, एंड लेट दिस बी डी। इस सी के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। और अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो क्या उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, नहीं। फिर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो ऊपर वाले का एक्स था, क्योंकि वहीं से तो पॉइंट आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x1, ये q कितना हो जाएगा आपका x, 0, और ये d कितना हो जाएगा x2, y2। मुझे सारे मतलब पता चल गए, सबके कोऑर्डिनेट्स वगैरह एकदम अच्छे से पता चल गए। हाँ, पता चल गए। अब सोचो यहाँ पे ध्यान से, कोई तुमसे पूछेगा इस सी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालो, सी और क्यू के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो तुम बोलोगे हाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आएगा ये डिस्टेंस की वैल्यू, ये डिस्टेंस की वैल्यू आएगी x - x1। डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस है, एक पॉइंट ए है, यहाँ पे 5 लिखा है, ये एक पॉइंट बी है, यहाँ पे 7 लिखा है, इनके बीच का तुम्हें डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 2, राइट। तो वही माइनस ही करते हो ना, तो मैंने भी माइनस ही किया है। अगर तुम्हें क्यू और डी के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस विल बी x2 - x। अभी देखो ध्यान से सुनना, ये तीनों परपेंडिकुलर हैं। तो अब अगर आपके पास 3 परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी। क्यों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये देखो, ये कैसे हैं, ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये पहली और दूसरी परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल हो गई। दूसरी ये वाला और ये वाला भी तो आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दूसरी और तीसरी पैरेलल हो गई। तो इस तरीके से तीनों ही एक दूसरे को पैरेलल है। अब यहाँ पे यदि मैं इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी लगाऊँ, ठीक है, जो प्रॉपर्टी अभी मैंने तुमको ऊपर सिखाई है, वो प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सी क्यू अपॉन में क्यू डी इक्वल टू ऊपर की तरफ से ए पी अपॉन में पी बी। यही होगी ना वो प्रॉपर्टी, और तो कुछ होगा नहीं। अच्छा, अभी क्या मुझे सी क्यू की वैल्यू पता है, हाँ ये पता है, ये देखो निकाले हमने सी क्यू की वैल्यू x - x1। क्या क्यू डी की वैल्यू पता है, हाँ x2 - x। ए पी और अब पी बी की वैल्यू पता है, नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है कि पॉइंट पी की वजह से उस ए पी और उस पी बी के टुकड़े हो गए थे, और हमने उस टुकड़े के रेशियो को कितना मान लिया था, m/n। तो ये हमारे पास पता है m/n। अब मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। n यहाँ पे आएगा x - x1 इक्वल टू m, यहाँ पे आएगा x2 - x। x की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो यहाँ से आ जाएगा nx, एक मिनट, ये आ जाएगा nx माइनस n टाइम्स ऑफ x1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x2 माइनस mx। x वाले टर्म एक तरफ इकट्ठा कर लो, तो क्या हो जाएगा nx प्लस mx इक्वल टू, उधर में क्या आएगा mx2 और प्लस में nx1। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का x कॉमन निकाल लो, तो कितना आ जाएगा m प्लस n। यहाँ से तो कुछ कॉमन निकलता नहीं है, तो mx2 प्लस nx1 वैसे का वैसी, और देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉप किया था,
इसीलिए मुझे x की वैल्यू मिली। अगर यही परपेंडिकुलर, ठीक है, इस ए पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ ड्रॉप करते, एक परपेंडिकुलर यहाँ, एक परपेंडिकुलर यहाँ, एक परपेंडिकुलर यहाँ, तो मुझे किसकी वैल्यू मिलती? मुझे फिर y की वैल्यू मिलती। ठीक है, तो अब तुम खुद अपनी छोटी सी बुद्धि लगाओ, तो y की वैल्यू क्या मिलती? x था तो यहाँ पे m है तो यहाँ भी m आएगा, x था तो x2 है, y है तो y2 होगा, n y1 होगा और अपॉन में तो m+n होगा। तो इससे मुझे x और y की वैल्यू मिल गई। बट व्हाट इज यू मीन बाय x एंड y? यही आपका सेक्शन फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूलेस को ही हम लोग कौन सा फॉर्मूला कहते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन इस x और y का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग ये है कि अगर आपके पास ऐसे दो कोई कॉर्नर पॉइंट्स हैं, लेट्स से a और लेट्स से b, और मैं अगर ये कहूँगी कि आपको a का कोऑर्डिनेट दिया है 2,3 और b का कोऑर्डिनेट दिया है 1,4, और मैंने कहा कि कोई एक पॉइंट p, मुझे नहीं पता कि वो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आई डोंट नो, तो वो जो पॉइंट p जो उन दोनों a और b के बीच में आया, ठीक है, x और y उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। समझ रहे हो? मतलब x और y क्या है? x और y उस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स हैं जो उस a और b के बीच में आके इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, ये इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं? सवालों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपको एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, इस लाइन सेगमेंट के कॉर्नर पॉइंट्स दिए a 2,3 और b कितना दिया है? -2,5। बोल रहा है कि एक पॉइंट p आया और पॉइंट p के आने की वजह से इस लाइन सेगमेंट के 1:3 का रेशो हो गया। मतलब उसने क्या किया? पॉइंट p ने उसके सच दैट टुकड़े किए कि AP अपॉन PB ये किसके बराबर है? 1:3 के बराबर है। तो ये जो 1 होगा, इस 1 को हम हमारा क्या लेंगे? m, और जो बाजू वाला होगा उसको हम हमारा क्या लेंगे? n। तो पहले तो एक अपने बाद भेजे में डाल लो। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं इनको हमेशा x1 और दूसरे वाले को क्या लेना? y1, और इस वाले कॉर्नर पॉइंट को x2 और इसको y2। आपको रेशो दिया हुआ है, यानी कि आपको m और n भी दिया है। आपको इस पॉइंट p की वैल्यू ढूंढनी कि बताओ कि जिस रेशो में उस पॉइंट p ने उन दोनों को डिवाइड किया है उस पॉइंट p की वैल्यू क्या है। तो हमेशा उस बीच वाले पॉइंट को क्या मान लो? अपना x, y मान लो। अब तुम्हें x की अगर वैल्यू निकालनी है तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला इज mx2 प्लस n टाइम्स ऑफ x1 अपॉन में m+n बराबर। अब वैल्यू डाल दो। m कितना दिया है? 1। x2 कितना दिया है? वैल्यूज बस ध्यान से डालना, -2 प्लस n कितना दिया है? 3। आपका x1 कितना दिया हुआ है? 2 अपॉन में m+n ये कितना दिया है? 1 + 3 यानी कि 4। तो ये कितना हो जाएगा? -2, यहाँ पे आ जाएगा +6 अपॉन में 4। तो ये कितना हो गया? 4/4 यानी कि 1। तो ये x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? मेरे पास 1 आ गई। वैसे ही अब मुझे y कैलकुलेट करना है, तो y का फॉर्मूला क्या होगा? my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n। m कितना है? 1 है। y2 कितना है? y2 देखो, y2 5 है, तो यहाँ y2 की जगह 5 प्लस n कितना है? n तो 3 है। y1 की वैल्यू कितनी है? वो अभी आपकी 3 है, अपॉन में m+n यानी कि 1 + 3। तो ये वाला ऊपर में आपका एडिशन कितना हो गया? 1 5 सा, रुक जाओ कुछ गड़बड़ हो गया है, नहीं सही है। 5 + 9 तो कितना आ गया आपका? 14, और 14/4 यानी कि वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। यानी कि वो जो पॉइंट P है, जिस पॉइंट P ने उस लाइन सेगमेंट का टुकड़ा कर दिया 1:3 के रेशो में, उस पॉइंट P के खुद के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? उस पॉइंट P के खुद के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 1,7/2। तो फिलहाल आज की क्लास में तुम्हें वही यानी कि इसी टाइप के सवाल करने हैं जिसमें आपको कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए होंगे, ठीक है, और आप लोगों को वो जो पॉइंट है उसका रेशो भी दिया होगा और आपको उस बीच वाले पॉइंट की वैल्यू बस कैलकुलेट करनी है। क्या क्या दिया होगा? आपको कॉर्नर पॉइंट्स दिए होंगे और रेशो दिया होगा, और आपको क्या करना होगा? वो बीच वाला जो पॉइंट है जिसने जहाँ पे टुकड़े किए हैं, बस उस टुकड़े की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि कई लोगों का काम तो पीछे का ही अभी तक डिस्टेंस फॉर्मूले का ही नहीं हुआ है, राइट। अभी कुछ लोग इसको करेंगे, तो इसके बेसिस पे वो लोग क्या करने वाले क्वेश्चन, फिर अपने आगे के क्वेश्चन धीरे धीरे टुकुर बनाएंगे, है ना। अभी कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पॉइंट दे देता है और रेशियो फाइंड करने को बोलता है, तो वो भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी नहीं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना है, पॉइंट दिया है, रेशियो दिया है, चुपचाप बीच में क्या निकाल दो, वहाँ पर जाओ, उसका क्या कैलकुलेट करो, वो जो
कोऑर्डिनेट है जिसका वो रेशो दिया है, उस रेशो वाले कोऑर्डिनेट का वैल्यू तुम क्या करो, फाइंड करके दो। इवन ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि आपको मान लेते हैं ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का जो कॉर्नर पॉइंट है इसकी वैल्यू दे रही है 3,2, ये जो बीच वाला पॉइंट है मान लो इसकी भी वैल्यू दे रही है -5,6, और मान लो रेशो भी दे दिया 2:5 मान लो, और आपको ये कॉर्नर पॉइंट पूछ लेगा, तो उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सिंपली उसमें क्या करना है, अच्छा तुम कॉर्नर पॉइंट हो तो लो x1 और तुम y1, तुम बीच के पॉइंट हो तो तुम x और तुम y, ओ एक और कॉर्नर पॉइंट है मुझे नहीं पता है तो ये x2 और ये y2, तुम पहले रेशो हो यानी कि तुम m, तुम दूसरे रेशो हो यानी कि तुम n, और शांति से जाके अपने फॉर्मूलेज में जगह पे वैल्यूज पुट कर देना और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, बस खत्म। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा कॉर्नर पॉइंट दिया जाए, कई बार बीच का पॉइंट देके आपसे कॉर्नर पॉइंट भी पूछ सकता है। तो आज का तुम्हारा ये काम है, बस इतना सा कर लो, अगर और कर लेते हो खत्म, तो फिर मेरे पास एक और वीडियो है तुम लोगों को देने के लिए। ठीक है, बट फिलहाल इतना ही है। ठीक है, चलो तो फिर इसको ओवर करते हैं।